नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में भी हम ओशियनोग्राफी के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रवाल भित्ति कोरल रीफ से संबंधित अवतलन सिद्धांत दिया, सबसिडेंस थ्योरी दी? इनमें से कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने, या तो डेली है, डेविस है, हटन है, या फिर डार्विन है, जिसने कहा कि प्रवाल भित्ति जब निर्मित होती है तो अवतलन होता है द्वीप का, इस कारण से प्रवाल भित्तियां निर्मित होती हैं। ऐसा किसने कहा? चलो आंसर बताओ इसका। हो गया। तो डार्विन के द्वारा सबसिडेंस थ्योरी दी गई। ये सबसिडेंस थ्योरी या अवतलन सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया है और कहते हैं कि सबसे पहले ज्वालामुखी जब आता है तो ज्वालामुखी के कारण से द्वीप निर्मित हो जाता है। क्या निर्मित हो जाता है? द्वीप। ठीक है। अब वो द्वीप धीरे 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 धंसने लगता है। तो उसके सहारे प्रवाल प्रवाल बाहर की ओर उभर जाते हैं, प्रवाल। और इन्हीं प्रवाल के मृत होने के बाद में जो मृत जीवों का प्रवाल, मृत जीवों के जो खोल हैं उनके ऊपर प्रवाल जीवित जीव रहते हैं, इनके द्वारा निर्मित संरचना बनती है एटॉल। ठीक है, प्रवाल भित्ति बनती है। तो ऐसा डार्विन ने अपनी थ्योरी में समझाया है। ओके। बाकी आते हैं डेली, डेविस और डटन। तो डेली ने भी काम किया है और डेविस ने भी काम किया है प्रवाल भित्ति की समस्याएं, ऐसा इन्होंने अपना एक शोध पत्र प्रस्तुत किया है। तो डार्विन के द्वारा अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, सबसिडेंस थ्योरी कोरल रीफ फॉर्मेशन के लिए दिया गया। सबसे पहले उन्होंने 1831 से 1836, कई जगह पर 1837 भी आ जाता है। तो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान 1837 में ये थ्योरी दी थी, सबसिडेंस थ्योरी। फिर बाद में उन्होंने अपनी इस थ्योरी में ही संशोधन किया और 1842 में फिर इन्होंने सबसिडेंस थ्योरी पर काम किया। हो गया। तो अब देखो दिल्ली के बारे में से देखें तो देखो, ग्लेसिकल कंट्रोल थ्योरी है वो दिल्ली के द्वारा दी गई है। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत भी दिल्ली के द्वारा दिया गया है, जो जियोमोर्फोलॉजी में है। इज इट क्लियर? दिल्ली क्या कहते हैं? ग्लेसिकल कंट्रोल थ्योरी कि जब आइस एज आया है उस समय पूरे संपूर्ण धरातल पर बर्फ की चादर बिछ गई थी। उस समय जो प्रवाल हैं वो अंदर दब गए थे, दबने के कारण से प्रवाल मृत हो गए। जो मृत हो गए उनके ऊपर कुछ जीव जो जीवित रह गए, उन्होंने अपना आवास क्षेत्र बनाया। तो ऐसा है, इन्होंने भी थ्योरी तो दी है अवतलन से ही रिलेटेड, लेकिन पर्टिकुलर जो वर्ड है सबसिडेंस थ्योरी, वो डार्विन के लिए यूज होता है। ग्लेसिकल कंट्रोल थ्योरी बाय डेली हिमयुग के समुद्र स्तर से जुड़ी हुई है। डेविस क्या कहते हैं? प्रवाल भित्तियों की समस्या। तो डेविस ने प्रवाल भित्तियों पर क्या काम किया है? यहां लिख लो, प्रवाल भित्तियों की समस्या नामक शोध पत्र इन्होंने पढ़ा है। और वैसे आप जानते ही हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी में इन्होंने संरचना, प्रक्रम, अवस्था जो ट्रायो दिए हैं, और इन्होंने जियोलॉजिकल भू आकृतिक भौगोलिक मॉडल दिया है, जिसमें इन्होंने अपर्दन की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। हो गया डेविस। अब आगे देखो, डट्टन। डट्टन आइसोस्टेसिस समस्थित की संकल्पना देते हैं कहाँ? जियोमॉर्फोलॉजी में। तो दोनों ही विद्वान डेविस और डट्टन दोनों ही किसके हैं? जियोमॉर्फोलॉजी के हैं। बट डेविस का रिलेशन है प्रवाल भित्तियों से। ठीक है। इसमें आता है, इसमें एक डाना और आएगा, डार्विन, डाना, डेविस। ठीक है। और डेली, इन्होंने काम किया है प्रवाल भित्तियों के ऊपर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो। निम्नलिखित में से कौन सा चूना प्रधान पंख नहीं है? चूना प्रधान पंख नहीं है। ऊज क्या होता है, पंख क्या होता है? जीव जब मृत हो जाते हैं और उनसे कोई मटेरियल बनता है, या तो सिलिका बनता है या फिर वो चूना बनता है। जीवों के मरने के बाद में या तो चूना बना या फिर वो मिट्टी बना, या सिलिका लिखो, सिलिका, सिलिका बना। तो इस मृत जीवों के सिलिका या चूना बनने को ही ऊज कहते हैं। ऊज क्या है? वो निक्षेप है जो जीवों के मृत होने के बाद में या तो चूना वाले हैं या फिर सिलिका है। दो प्रकार के ऊज होते हैं। चूना प्रधान ऊज दो प्रकार के होते हैं। इसमें से पहले आंसर कर लो, ठीक है। फिर आता है सिलिका। सिलिका प्रधान ऊज भी दो प्रकार के ही होते हैं। चूना ऐसे जीव जिनके मर जाने के बाद चूना बनता है, और एक ऐसे जीव है जिनके मृत हो जाने के बाद सिलिका बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। ओके, तो ऐसे कौन से जीव है जिनके मर जाने के बाद में चूना बनता है? सागर के अंदर स्थलजात और जलजात दो प्रकार से निक्षेप पाए जाते हैं। स्थलजात निक्षेप होते हैं जिनमें बजरी, रेत, बालू, लाल मिट्टी आदि है। लाल मिट्टी जो सबसे ज्यादा गहराई पर पाई जाती है। ओके, तो इसमें से हम चूना प्रधान ऊज की बात करें कि ऐसे कौन से जीव है जिनके मृत हो जाने के बाद में चूना बनता है, तो ऐसे जीव कौन से होते हैं? प्रवाल होते हैं। और वो प्रवाल में भी दो कैटेगरी होती है। एक तो होता है ग्लोबिजेरेना और दूसरा होता है टेरापोड। ग्लोबिजेरिना और दूसरा क्या होता है? टेरापोड। दो किस्म के ऐसे प्रवाल हैं, ग्लोबिजेरिना और टेरापोड, जिनसे क्या बनता है? चूना बनता है। और उसी की बात की जा रही है कि चूना प्रधान पंख कौन से होते हैं। दूसरा होता है सिलिका। सिलिका जिनके मृत हो जाने के बाद में सिलिका बनती है। तो ऐसे कौन से जीव है? अब बच गए हैं उसमें रेडियोलेरियन। रेडियोलेरियन और दूसरा कौन सा है? डाइटम, जो कि ऑप्शन में भी है। तो डाइटम क्या है? वनस्पति होती है, वनस्पति। और रेडियोलेरियन क्या होता है? जीव होता है। टेरापोड और ग्लोबिजेरिना जो चूना प्रधान है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहां डाइटम पंख। डाइटम पंख किसका एग्जाम्पल है? सिलिका प्रधान ऊज का एग्जाम्पल है। अब देखो पंख क्या होता है? ये समुद्र की गहराइयों में जमा होने वाला जीवों के मृत हो जाने के बाद में जो अवशेष बनता है, जो तलछट बनता है, उसको हम ऊज कहते हैं। ऊज दो प्रकार के होते हैं, एक चूना प्रधान, एक सिलिका प्रधान। चूना प्रधान होते हैं वो कैलकेरियस ऊज कहलाते हैं, जबकि सिलिकेसियस ऊज सिलिका प्रधान वाले कहलाते हैं। गहरे समुद्र के तल पर जो ऊज बनते हैं वो या तो सबसे ज्यादा गहराई पर पाए जाते हैं या फिर लाल मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज्यादा गहराई पर पाए जाने वाला अवसाद समुद्र का है, तो वो लाल मिट्टी है। क्लियर हुआ? महासागरीय निक्षेप दो प्रकार के, स्थलजात, जलजात। स्थल से जो निकला उसमें देखो बजरी सबसे मोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके, फिर बारीक कण होते हैं रेत के, फिर होती है सिल्ट, फिर होती है मृतिका, और फिर होते हैं पंख, जिसको हम क्या कहते हैं? ऊज कहते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं। आप देखो जलजात निक्षेप। जलजात निक्षेप जो जल से ही निक्षेप निर्मित हुए हैं। महासागर के अंदर अवसाद कहाँ से आते हैं? जॉन मरे ने इस पे काम किया था, और वो उन्होंने बताया कि स्थल से, या तो स्थल से अंदर आए हैं जल के अंदर, या जल के अंदर से ही उत्पन्न हुए हैं। तो जल के अंदर से कैसे उत्पन्न हुए हैं? वहां पे जीवित जो जीव थे उनके मृत हो जाने के कारण से या तो चूना प्रधान बने या फिर सिलिका प्रधान बने। और स्थलजात निक्षेप कौन से हैं? वो ऐसे ऐसे स्थलजात निक्षेप है जो कि नदियों के द्वारा लाई गई बजरी, रेत, बालू, सैंड, मिट्टी और ये पंख वगैरह होते हैं, जो कहाँ से आते हैं? स्थल से निर्मित होते हैं और ओशन के अंदर अवसादित हो जाते हैं। अब इसके बाद एक तीसरा भी निक्षेप आता है जिसको हम ब्रह्मांडीय निक्षेप कहते हैं। तो आकाश से निकलने वाले जो भी मेट्राइड होते हैं, जो भी उल्का पिंड होते हैं, जो भी एस्ट्रॉइड होते हैं, वो क्या करते हैं? गिरते हैं
और उनके कारण से ब्रह्मांडीय निक्षेप वो कहलाते। हो गया। अब यहाँ देखो, जलजात निक्षेप दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक निक्षेप और एक अजैविक निक्षेप। जैविक निक्षेप जीवों के मृत हो जाने के बाद में, और अजैविक निक्षेप जिनमें जीवों की कंडीशन नहीं पाई जाती, तो उसमें लाल मिट्टी होती है, उल्का धूल होती है और ज्वालामुखी के द्वारा निकलने वाले अवसाद होते हैं। अब ज्वालामुखी के द्वारा जब आंतरिक भाग से 60% गैसेस पाई जाती, ठीक है, सबसे ज्यादा सल्फर, फिर हाइड्रोजन, इस तरह की नाइट्रोजन प्रकार की गैसें निकलती है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला, उल्का धूल से प्राप्त और लाल मिट्टी, तीन प्रकार के निक्षेप हैं जो अजैविक निक्षेप है, महासागर के अंदर पाए जाते हैं। जैविक निक्षेप में दो प्रकार के हैं, एक तो चूना प्रधान निक्षेप है और एक सिलिका प्रधान है। चूना प्रधान वही है ग्लोबिस एरेना टेरापोड, जो स्थल की महासागर की गहराई पर पाए जाते हैं, जबकि सिलिका प्रधान डाइटम वनस्पति है और रेडियोलेरियन जीव है। इनके मृत हो जाने के बाद में मिट्टी बन जाती है और वो मिट्टी निक्षेप का रूप ले लेती है महासागर के अंदर। अब ये वाला चित्र आपको बता रहा है कि महासागर की गहराई में किस प्रकार से डिपॉजिट्स का निक्षेपण हमें मिलता है। तो महाद्वीपीय मग्न तट के सहारे अगर हम देखें तो मग्न तट पर, मग्न तटीय जो क्षेत्र है वहां पर अवसाद नहीं मिलते हैं। उथला जल क्षेत्र होता है, वहां पर बालू मिट्टी मिलती है, रेत या सैंड मिलती है। ये कौन सा एरिया है? ये वो एरिया है जहां पर आप घूमने जाते हैं, मीन्स ये बीचेज है। ये क्या है? पुलीन है, ठीक है, ये पुलीन होते हैं और ये पुलीन के सहारे रेत या पंख प्रवाह पाया जाता है। अब इसके बाद जस्ट आ जाता है डीप वाला भाग, मग्न ढाल। मग्न ढाल पर कोई भी अवसाद है वो जमा नहीं होता है, रीजन बीइंग यहाँ का स्लोप है वो बहुत ज्यादा खड़ा है, और इसी वजह से अगाध जल क्षेत्र में यहाँ अगर हम देखें तो नीली और हरी प्रवाल, तटीय प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं तट के पास में, मग्न ढाल के पास में। हो गया। तो यहाँ पर नीली हरी प्रवाल पाई जाती है। आगे देखें, वितलीय क्षेत्र, अगाध सागरीय या वितलीय क्षेत्र जो सबसे ज्यादा गहराई पर पाया जाता है। तो चूना प्रधान ऊज, ग्लोबिस एरेना टेरापोड सबसे ऊपर मिलेंगे, फिर सिलिका प्रधान ऊज और नीचे मिलेंगे, रेडियोलेरियन और डाइटम वनस्पति, और इसके बाद मिलती है लाल मिट्टी, लाल मृतिका। तो इस प्रकार से अगर हम ओशनिक डीप में देखें तो ओशनिक डीप में सबसे ज्यादा गहराई पर पाया जाने वाला निक्षेप लाल मिट्टी है। और फिर मिट्टी ही अगर सबसे ज्यादा गहराई पर पाई जा रही है तो हम सिलिका प्रधान वाले ऊज ले लेंगे। कौन सा? तो जीव वनस्पति अगर मृत हो गई तो डाइटम बना वो सबसे नीचे, फिर जीव वनस्पति के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वनस्पति के ऊपर फिर रेडियोलेरियन जीव, फिर आते हैं प्रवाल, तो प्रवाल ऊपर पाए जाते हैं। अब सिलिका प्रधान के ऊपर पाए जाएंगे चूना प्रधान, जिसमें ग्लोबिस एरेना और टेरापोड। हो गया क्लियर? महासागरीय नितल 2000 मीटर या 200 फैदम तक की गहराई तक निक्षेप अगर हम देखें तो 2000 की गहराई तक निक्षेप पाया जाता है लाल मृतिका का, जो कि सबसे ज्यादा गहराई पर पाया जाने वाला निक्षेप। कैलकेरियस ऊज क्या करता है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि आमतौर पर लगभग 4000 से 5000 मीटर के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, इससे डीप में नहीं पाए जाएंगे, सबसे गहराई में लाल मृतिका पाई जाती है। ग्लोबिस एरेना नामक फोरामेनिफोरा जीव है, फोरामेनिफोरा कैटेगरी का जीव है, जिसके अवशेष से बनता है ग्लोबिस एरेना निक्षेप। महासागर के मध्यवर्ती भाग में ये पाए जाते हैं, गर्म और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में ये पाए जाते हैं। अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्लोबिस एरेना पंख पाया जाता है। अगला देखो, टेरापोड, पी साइलेंट है, टेरापोड ऊच। अब टेरापोड नामक शंखधारी, ये क्या है? शंखधारी जीव। आराम से पढ़ते चलो धीरे धीरे। ग्लोबिस एरेना क्या है? फोरामेनिफोरा जीव है, और टेरापोड क्या है? शंखधारी जीव है।
जिनके अवशेष से क्या बनता है, टेरापोड। उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं और ये मोस्टली अगर हम सागर की तली पर देखें तो ये ऊपर ही पाए जाते हैं, जबकि इनके नीचे सिलिका प्रधान ऊज होते हैं, सिलिकेशियस ऊज। सिलिकेशियस ऊज सिलिका से युक्त होते हैं और सिलिका के कारण से ही उनके कंकाल है, उनकी मिट्टी बन जाती है और ठंडे जल में और गहरे महासागर में पाए जाते हैं। अब देखो जब गहराई में हम जाएंगे तो पानी कैसा है, वहां पर ठंडा है, तो ठंडे जल में और गहराई में पाए जाते हैं। मुख्य प्रकार, पहला है रेडियोलेरियन। रेडियोलेरियन क्या है, जीव है, और वो जीव क्या है, प्रोटोजोआ, सिलिका कंकाल से बना होता है। रेडियोलेरियन नामक जीव होता है जो कि एक प्रोटोजोआ कैटेगरी का जीव है। विषुवतीय क्षेत्रों में और प्रशांत महासागर के डीप वाले भागों में ये पाए जाते हैं। हुआ क्लियर? फिर आते हैं डाइटम ऊज। अब ये डाइटम वनस्पति होती है। डाइटम का यूज, ये सवाल होता है, वनस्पति ही कहेंगे हम इसको, समुद्री वनस्पति। और इसकी एक विशेष बात है कि इसको कैंसर के इलाज में यूज किया जाता है, डाइटम वनस्पति को। ध्रुवीय महासागर जैसे उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी महासागर में पाई जाती है, पाया जाता है डाइटम वाला। ध्रुवीय महासागर और उत्तरी अटलांटिक दक्षिणी महासागर में भी ये पाए जाते हैं, जहां ठंडा है सबसे ज्यादा डीप वाला भाग उसमें पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, हो चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूंगे की चट्टानों के निर्माण के लिए, कोरल रीफ्स बनाने के लिए समुद्री जल का आदर्श टेम्परेचर क्या होना चाहिए? देखो प्रवाल की हम बात करते हैं तो प्रवाल जीव हर जगह विकसित नहीं हो सकता है। जैसा कि हम ऊज की बात कर रहे थे तो ऊज के बारे में हमने पढ़ा, ग्लोबिजेरिना टेरापोड कहाँ मिलते हैं, उष्ण महासागरों में मिलते हैं, उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। तो प्रवाल ठंडे क्षेत्रों में, शीतल क्षेत्रों में इनकी आवश्यक दशाएं या इनके अनुकूल परिस्थितियां नहीं होने के कारण से ये पनप नहीं पाते हैं। ज्यादा अधिक तेज तापमान पर भी ये नहीं पनप पाते हैं। डेजर्ट वाले रीजन के आसपास में जब अगर ओशन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, कितना ज्यादा हाई है, वही बात इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है कि कितने डिग्री एक ऐसा एवरेज टेम्परेचर चाहिए आपको जिसके ऊपर प्रवाल है वो पनप सकते हैं। तो उसका आएगा कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। बट अगर आप एग्जैक्ट याद करना चाहते हैं तो एक स्टेटमेंट है सीधी कि 21 डिग्री सेल्सियस वाली 21 डिग्री सेल्सियस वाली समताप रेखा के सहारे 21 डिग्री समताप रेखा, 21 डिग्री सेल्सियस वाली समताप रेखा के सहारे प्रवाल है वो अच्छी दशाओं में पनप सकते हैं। ठीक है, इनकी अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली समताप रेखा, जहां जहां से गुजरेगी ओशन से वहां पर प्रवाल विकसित हो सकते हैं। कम से कम 15, कम से कम 10, कम से कम 5 नहीं होंगे, उत्पन्न नहीं होंगे प्रवाल। ठीक है, फिर इसके साथ ये तो था टेम्परेचर की बात, इसके अलावा डीप की भी बात करते हैं, हम गहराई की भी बात करेंगे। एक ही पर्टिकुलर गहराई होनी चाहिए, उसके ऊपर ही प्रवाल विकसित हो सकते हैं। ज्यादा अधिक गहराई में भी प्रवाल विकसित नहीं होते हैं क्योंकि प्रवाल को एक धूप भी चाहिए। ठीक है, प्रवाल ऐसे एक लिटोरल क्षेत्र में निवास करते हैं, प्रवाल को प्रकाशित क्षेत्र चाहिए, अप्रकाशित क्षेत्र में ज्यादा डीप में प्रवाल नहीं उत्पन्न होते हैं। तो 60 मीटर की गहराई तक प्रवाल पाए जाते हैं। कोरल एक समुद्री जीव है जो चूनेदार है। इससे पहले मुझे एक बात बताओ, ग्लोबिजेरेना क्या है? फोरामिनीफोरा कैटेगरी का जीव है। ठीक है, फिर क्या है, टेरापोड है, टेरापोड शंखधारी था। फिर बात की हमने सिलिका प्रधान की, जिसमें रेडियोलेरियन जीव था जो एक प्रोटोजोआ कैटेगरी का जीव था, और डाइटम एक शैवाल की प्रजाति है, एक वनस्पति का प्रकार है ओशन के अंदर। क्लियर? अच्छा, मूंगे की चट्टियां, भित्तियां जो उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में बनती है, ना कि ये ठंडे वाले क्षेत्रों में बनती है।
मूंगे की वृद्धि और चट्टियों का निर्माण समुद्री जल के तापमान पर डिपेंड करता है और 21 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर भी हो सकता है, आदर्श तापमान है। बट इससे कहीं ज्यादा अगर टेम्परेचर हुआ तो प्रवाल है वो धूप से मर जाएंगे, अधिक तापमान या गर्मी से मर जाएंगे, जिस क्रिया को हम प्रवाल विरंजक घटना कहते हैं। ठीक है। और मूंगे को साफ, नम और पर्याप्त लवणीय जल चाहिए, ना ही तो बिल्कुल शुद्ध जल चाहिए, ना ही बिल्कुल अशुद्ध जल चाहिए। ज्यादा गंदले जल में भी नहीं रह सकते हैं प्रवाल और ज्यादा शुद्ध जल में भी नहीं रह सकते हैं। तो इनको लवणीय जल चाहिए, साफ जल चाहिए और नम जल चाहिए। हो गया। सामान्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में प्रवाल पाए जाते हैं। अब मूंगे की जो चट्टियां हैं, भित्तियां, अधिकतर 0 से लेकर के 50 मीटर, या एग्जैक्ट आप इसको लिखो तो देखो 60 मीटर। अब ये कोई फिक्स नहीं है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी प्रवाल एडजस्ट कर लेते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर्याप्त तो सूर्य प्रकाश होता है, तो जो प्रकाशित क्षेत्र है उसमें जीव पाए जाते हैं। हुआ क्लियर कि प्रवाल ना अधिक ज्यादा टेम्परेचर में, ना ही ज्यादा कम टेम्परेचर में, 21 डिग्री सेल्सियस का आदर्श उनका तापमान होता है, 60 मीटर की गहराई है वो उनके लिए अप्रोप्रिएट रहती है। अब ये तो बातें थी किसके बारे में, प्रवाल के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी प्रवाल भित्तियां आरंभ में सभी प्रवाल भित्तियां आरंभ में किसी द्वीप के निकट उपांत भित्तियां या फ्रिंगिंग रीफ थी। कह रहे हैं कि सभी प्रवाल भित्तियां आरंभ में किसी न किसी द्वीप के निकट में, समीप उसका जो किनारा है उसके पास विकसित हुई थी। और यह विचार किस सिद्धांत में दर्शाया गया? अब बता दो किसने बताया ऐसा कि भाई प्रवाल भित्तियां आरंभ में किसी द्वीप के निकट थी, कोई भी द्वीप था और उस द्वीप के निकट थी, इस प्रकार से किसी द्वीप के निकट विकसित हुई है प्रवाल भित्तियां, ऐसा बताया है। तो किसने बताया है? बताओ। प्रवाल भित्ति विकसित हुई है किसी द्वीप के पास, जो कि एक लैगून लेक के द्वारा कनेक्टेड थी, द्वीप से या तट से। ऐसा किसने बताया? डेली का ग्लेसिकल कंट्रोल थ्योरी, डेली का सब्सिडेंस थ्योरी, डार्विन का हिमनदीय सिद्धांत, ग्लेसिकल कंट्रोल थ्योरी। या फिर ग्लेसिकल कंट्रोल थ्योरी डार्विन का है ही नहीं। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट तो वैसे ही इसमें नॉर्मल ही गलत जा रही है। बताओ किसका था? आरंभ में एक द्वीप होता है और द्वीप के सहारे सहारे प्रवाल भित्तियां निर्मित होती है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? डार्विन का सबसिडेंस थ्योरी। डार्विन का सबसिडेंस थ्योरी। अब देखो यहाँ पर डेली का ग्लेसिकल कंट्रोल थ्योरी, तो ग्लेसिकल कंट्रोल थ्योरी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर द्वीप की बात की जा रही है। अब डेली का सबसिडेंस थ्योरी नहीं है ही नहीं, और डार्विन का ग्लेसिकल कंट्रोल थ्योरी भी नहीं है। अच्छा, ये जो प्रवाल भित्तियां बनने का क्रम है उसमें सबसे पहला स्टेप है वो तटीय प्रवाल भित्ति बनना ही होता है। चलिए, यहां से देखिए हम कि डार्विन का सबसिडेंस थ्योरी क्या समझाना चाह रहा है। डार्विन सबसिडेंस थ्योरी, डार्विन का अवसादन सिद्धांत 1842 में। अब ये वाला कौन सा है? संशोधन वाला। इससे पहले कब किया था? 1837 में उन्होंने दिया था, उसके बाद में संशोधन किया 1842 में। और उन्होंने बताया कि पहले एक द्वीप निर्मित होता है ज्वालामुखी के द्वारा। अब ज्वालामुखी के कारण से जो द्वीप निर्मित होता है, हाँ, तो डार्विन क्या कह रहे थे कि प्रवाल भित्तियां पहले एक ज्वालामुखी के कारण से द्वीप निर्मित होता है, उस द्वीप के सहारे किनारे किनारे पर तटीय प्रवाल भित्ति निर्मित होती है, फ्रिंगिंग रीफ बनती है। फिर जैसे जैसे द्वीप धीरे धीरे नीचे
डूबता चला जाता है, सबसिडेंस होता चला जाता है द्वीप का, तो प्रवाल भित्तियां उससे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देती हैं, जिससे बनती है बैरियर रीफ। और फिर बैरियर रीफ जब चारों तरफ फैल जाएगी, या हम कहें कि बीच में द्वीप का अवतलन हो जाता है, या उसके चारों तरफ वलय आकार में प्रवाल है वो घूम जाते हैं चारों तरफ, तो उसको अंत में एटोल कहते हैं, एटोल बन जाती है, प्रवाल भित्ति एटोल कहलाती है। ये देखो यहां देख सकते हो क्या हो रहा है कि सबसे पहले फ्रिंगिंग रीफ बनती है, एक तट है, उस तट के सहारे एक लैगून के सहारे बनती है सबसे पहले प्रवाल भित्ति, और इसे हम तटीय प्रवाल कहते हैं। हो गया। फिर होती है बैरियर रीफ, अब तट से कहीं दूर इस तरह से फैल जाती है, उसे कहते हैं बैरियर रीफ या अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति। फिर बनता है द्वीप का सबसिडेंस हो जाता है, द्वीप पूरी तरह से धंस जाता है, तो इस जगह पर पूरी तरफ से चारों तरफ से एक वलय बन जाती है, एक भित्ति बन जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, एटोल कहते हैं। सबसे ज्यादा एटोल कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रवाल द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रशांत महासागर में। ऐसे फॉर्मेशन होता है सबसे पहले कोरल रीफ का, फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंगिंग रीफ। अब लैगून के सहारे बैरियर रीफ बनते हैं, फिर बैरियर रीफ दोनों तरफ बन जाए और चारों तरफ से एक ऐसा वलयनुमा आकृति बन जाए, उसको हम कहते हैं एटोल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से प्रवाल विकास कोरल रीफ डेवलपमेंट का सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम हम अभी पढ़ के आए हैं, बना देंगे। सबसे पहले ऑप्शंस में आपको बनाना ही पड़ेगा, इसमें आंसर नहीं है। ज्वालामुखी प्रवाल, तटीय प्रवाल, प्रवाल रोधिका और वलयाकार प्रवाल। क्या बनेगा? सबसे पहले ज्वालामुखी प्रवाल बनेगा, ज्वालामुखी प्रवाल नहीं, ज्वालामुखी द्वीप बनेगा। सबसे पहले ज्वालामुखी द्वीप बनेगा, उस ज्वालामुखी द्वीप के सहारे सहारे तटीय प्रवाल भित्ति बनेगी। फिर तटीय प्रवाल भित्ति के बाद में प्रवाल रोधिका बैरियर रीफ बनेगी, और फिर फोर्थ नंबर पे वलयाकार एटोल बन जाएगा, प्रवाल द्वीप बन जाएगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं इसको। ज्वालामुखी द्वीप, तटीय प्रवाल, फिर प्रवाल रोधिका, और फिर बनता है वलयाकार प्रवाल भित्ति। तो डार्विन की सबसिडेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे द्वीप धंसता चला जाता है, वैसे वैसे पहले देखो वोल्केनिक आइलैंड आइसलैंड, अब ये देखो वोल्केनिक आइसलैंड बनता है, इसमें सबसे पहले देखो द्वीप बना, तो ज्वालामुखी के कारण से बना है ना। अब वो क्या बनता है कि ज्वालामुखी के निकलने वाले पदार्थ हैं, उनके जमाव के कारण से बना द्वीप है। फिर बनता है फ्रिंगिंग रीफ। अब इस द्वीप के सहारे सहारे ऐसे तट के सहारे लग करके नीचे से पूरा तट के साथ में संलग्न होता है, और ऊपर एक लैगून लेक हमें दिखाई पड़ती है, इसे फ्रिंगिंग रीफ बनती है। फिर बैरियर रीफ आ जाती है। अब बैरियर रीफ है तो कनेक्टेड वो उसी तट से, लेकिन थोड़ा सा दूर जाकर के उभरी हुई दिखती है हमें तट से, तो अगर लहरें आती है, अगर तरंगे आती हैं, तो वो इस द्वीप को बचाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। फिर देखो एटोल, द्वीप धस गया है पूरा, और द्वीप के धस जाने के कारण से पूरा दोनों तरफ से अवरोधक है वो मिल जाते हैं, तो एक वलय बन जाती है, चारों तरफ से ही हो गया ये द्वीप की चारों तरफ से ही। तो इस तरह से बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लैगून लेक रह जाती है, और ये द्वीप है वो पूरा डूब जाता है। जबकि सबसिडेंस होता है द्वीप का, तो बैरियर रीफ अगर मिलने की कैटेगरी में आती है, तो उस समय लैगून लेक के साथ में द्वीपीय एटोल भी होता है। तो द्वीपीय एटोल भी और द्वीप रहित एटोल भी, दोनों ही प्रकार के एटोल होते हैं। अब आगे देखो, संकरे पानी का क्षेत्र जो दो महासागर और समुद्रों को जोड़ता है, वो क्या कहलाता है? संकरे पानी का क्षेत्र, संकरे पानी का क्षेत्र है,
संकरे पानी का क्षेत्र है जो क्या करता है, दो स्थल के भागों को तो अलग कर देता है और दो वाटर बॉडीज को जोड़ देता है। हो गया, ऐसे हो सकता है। अब ये दो वाटर बॉडीज को तो कनेक्ट कर रहा है जबकि दो स्थल के भागों को अलग करता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्थल जल डमरू मध्य अस्थमस कहेंगे, जल संयोजी कहेंगे, या हम इसे प्रायद्वीप कहेंगे, या हम इसे अंतरीप कहेंगे। अंतरीय नहीं है, अंतरीप है। अंतरीप मतलब केप कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, जो संकरे पानी का क्षेत्र होता है उसको हम स्ट्रेट कहते हैं, जो खुद भी पानी का होता है और उसका एक अलग नाम होता है, उसको हम स्ट्रेट कहेंगे। जल संयोजी, जल को जोड़ने वाला। ठीक है, प्रायद्वीप तीन ओर से घिरा हुआ जल से। यहाँ देख लो, जल संयोजी स्ट्रेट होता है, एक ऐसे संकरी जलधारा होती है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ती है आपस में, जैसे पनामा जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, अब देखो, पनामा जो नहर निकली है उसकी तो बात हम स्ट्रेट के रूप में कर रहे हैं, जबकि जल डमरू मध्य भी है। पनामा एक संकरी भौगोलिक पट्टी जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है और दोनों ओर पानी होता है, जैसे पनामा स्तनस। जैसे उसके कारण से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों ही कनेक्टेड थे। एक ऐसी स्थल का भाग था, एक ऐसा स्थल का भाग जो दो बड़े, ये वाला अटलांटिक और ये वाला प्रशांत, दोनों को क्या कर रही थी, अलग कर रही थी और दो स्थल के भागों को जोड़ रही थी। एक हल्का सा जो संकरी से लाइन होती है, स्थल की लाइन, उसको हम क्या बोलेंगे, अस्तमस कहेंगे। जबकि जल संयोजी दो जलीय भागों को मिलाती है जबकि स्थल वाले भाग को अलग कर देती है। तो पनामा नहर निकाली गई है पनामा अस्थमस को काट करके, वो जल संयोजी है, स्ट्रेट है। पनामा नहर बनाने का सुझाव किसने दिया था, हमबोल्ट ने दिया था। ओके, अब देखो, प्रायद्वीप क्या होता है, पेनिनसुला, स्थल खंड जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो। ऐसा स्थल खंड जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। मुख्य रूप से वो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि भारत, एक तरफ से वो स्थल से घिरा हुआ है जबकि तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, उसको हम प्रायद्वीप कहेंगे। और ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ उसको हम द्वीप कहते हैं। जबकि अंतरीप किसे कहेंगे, ऐसी भूमि का टुकड़ा जो समुद्र में आगे की ओर उभरा होता है, निकला होता है, नुकीला भाग, उसको हम अंतरीप कहते हैं, केप कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि ब्राजील का ये कोने वाला भाग, दक्षिणी अमेरिका में ये कॉर्नर वाला भाग, जो ये कॉर्नर वाला भाग है, इसको हम केप कहेंगे, ब्राजील वाले को। दक्षिण वाले भाग को भी हम कह सकते हैं। तो इसे केप ऑफ गुड होप, जैसे हम केप ऑफ गुड होप कह सकते हैं दक्षिणी अफ्रीका वाला। अब यहां देखो, अब हम बात करेंगे ऐसे स्ट्रेट का जो विश्व में कौन कौन सी जल संधियां पाई जाती हैं जो जोड़ती हैं दो जल के भागों को और स्थल के भागों को अलग कर देती है। बाब अलमंडेव और हार्मोज जल संधि। अब बाब अलमंडेव जल संधि है, वो क्या करती है, रेड सी और अदन की खाड़ी, रेड सी और अदन की खाड़ी दोनों को जोड़ती है, जबकि दोनों को ही फिर सम्मिलित रूप से अरब सागर से जोड़ देती है। भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर है ना, वो जोड़ती है। फिर उसके बाद देखो, सिनाई प्रायद्वीप को काट करके बनाई स्वेज नहर। अब लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है बाब अल मंडे, जबकि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम है हार्मोज जल संधि। हो गया, बाब अल मंडे कह सकते हैं आप, रेड सी को और अदन की खाड़ी को
फिर अदन की खाड़ी जुड़ जाती है अरब सागर। हुआ। बेरिंग जल संधि, मुख्य जल संधियां हैं। बेरिंग जल संधि जो किसको जोड़ती है, जो जोड़ती है आर्कटिक को और प्रशांत को। आर्कटिक को प्रशांत से जोड़ती है, आर्कटिक और प्रशांत दोनों उससे कनेक्टेड है। तो बेरिंग जल संधि अलास्का और एशिया को अलग करती है। चुकची प्रायद्वीप और अलास्का जो क्षेत्र है उसको दोनों को अलग करती है। तो आर्कटिक ओशन और प्रशांत, या फिर आप कह सकते हैं बेरिंग सागर, बेरिंग सागर, चोकची सागर, एग्जैक्ट अगर आप देखना चाहिए तो बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है, बेरिंग सागर, चुकची सागर। बेरिंग सागर प्लस चुकची सागर। अब बेरिंग सागर है अमेरिका और चुकची सागर है वो रशिया की तरफ। आप बेरिंग और चुकची दोनों सागर को मिलाने वाली है वो कौन सी है, बेरिंग जल संधि है। या आप कह सकते हैं आर्कटिक को और प्रशांत को भी जोड़ती है। बास्फोरस, काला सागर और मरमरा सागर, काला सागर, मरमरा सागर, बास्फोरस जल संधि टर्की में जो है ब्लैक सी और मरमरा सी को जोड़ती है। जबकि डोवर सी उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को और उत्तरी सागर को जोड़ती है। इंग्लैंड एंड यूरोप दोनों को अलग कर देती है, इंग्लैंड को यूरोप से अलग कर देती है। फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि जहां हम अटलांटिक ओशन की बात करते हैं और यहाँ पर फ्लोरिडा, बहमास और आइसलैंड, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक ओशन, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक ओशन दोनों को जोड़ती है फ्लोरिडा जल संधि। जबकि इसके साथ में ही हम दो और जल संधियां पढ़ लेते हैं। फ्लोरिडा के साथ में ही युकाटन चैनल, युकाटन चैनल और दूसरा है युकाटन चैनल, चलो बाद में याद आएगा। फ्लोरिडा जो करती है मैक्सिको की खाड़ी और अरब अटलांटिक ओशन को, जबकि युकाटन चैनल है वो जोड़ता है मैक्सिको की खाड़ी और करेबियन सागर को। क्लियर हुआ, करेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है। एक फिर हाँ जमैका, जमैका क्या पढ़ा हमने, फ्लोरिडा जल संधि और फ्लोरिडा के बाद में युकाटन, युकाटन चैनल जो क्या करता है मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको को किससे जोड़ता है, करेबियन सागर से, मैक्सिको की खाड़ी और करेबियन सागर हो गया। और तीसरा बताया मैंने जमाइका, जमाइका चैनल भी जोड़ता है किसको, मैक्सिको को करेबियन सागर से। हो गया क्लियर। अगली और महत्वपूर्ण जल संधि है उसका नाम है जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जो स्पेन और अफ्रीका का, स्पेन और मोरक्को दो को अलग करती है, मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन दोनों को जोड़ती है। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और प्लस में अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ती है। फिर आता है स्ट्रेट मलक्का, स्ट्रेट मलक्का जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है व्यापार की दृष्टि से। इंडिया एंड इंडोनेशिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया दोनों को अलग करती है मलक्का स्ट्रेट, जो जावा सागर और बे ऑफ बंगाल, जावा सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों को अलग करता है। सबसे ऊपर वाला ही भाग है मलक्का, मलक्का स्ट्रेट से होकर के ही आगे सिंगापुर जाया जाता है। तो देखो मलक्का स्ट्रेट इंडिया और इंडोनेशिया दोनों को क्या करती है, अलग कर देती है और जावा सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों को जोड़ देती है। पाक, पाक जल संधि की अगर हम बात करें तो पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी दोनों को जोड़ देती है, या कह सकते हैं आपकी बे ऑफ बंगाल को और इंडियन ओशन को जोड़ती है। और एग्जैक्ट आप देखना चाहो तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी
प्लस मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। आगे देखो मैगेलन, मैगेलन स्ट्रेट किसके नाम पर है? मैगेलन के नाम पर ही पड़ी है, जिन्होंने पूरे विश्व की यात्रा की थी। और जब ये यात्रा करते समय कहाँ पहुंचे? चिली के दक्षिण क्षेत्र में पहुंचे। और यहाँ दक्षिण क्षेत्र में पहुंचने के बाद इन्होंने देखा कि टीरा डेल फ्यूगो से अलग बाकी के द्वीपों को अलग करता है। तो ये जल संधि है जो मैगेलन के नाम से जानी जाती है। साउथ पैसिफिक और साउथ अटलांटिक ओशन को, दोनों को नीचे से मिला देती है। कहां से? ये देखो दक्षिणी अमेरिका का ये क्षेत्र है जिसमें ये जल संधि है, जो अटलांटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन दोनों को कनेक्ट कर देती है। फिर आता है सुंडा स्ट्रेट। तो सुंडा स्ट्रेट कहाँ है? इंडोनेशिया में स्थित है, जो जावा सागर और हिंद महासागर, जावा सागर और हिंद महासागर दोनों को जोड़ती है। आया कुछ याद? महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो अगर आप याद करना चाहें तो बेरिंग सागर, बेरिंग बेरिंग जल संधि जो बेरिंग सागर चुपची सागर को जोड़ती है, आर्कटिक या प्रशांत को जोड़ती है। फिर कह सकते हैं हम, फिर कह सकते हैं बास्फोरस को, जो काला सागर मरमरा सागर को जोड़ती है। बास्फोरस के अलावा यहाँ पर हम एक और जल संधि को पढ़ सकते हैं, डार्डनलीज, डार्डनलीज स्ट्रेट, डार्डनलीज स्ट्रेट जो जोड़ती है किसको? मरमरा सागर को, मारमोरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती, एजियन सागर से जोड़ती। डार्डनलीज जल संधि किससे जोड़ती है? मारमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है, जबकि बास्फोरस है वो काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा, यूकाटन और जमाइका ये क्या कैरेबियन सागर से जोड़ती है, मेक्सिको की खाड़ी को यूकाटन चैनल और जमाइका। जबकि फ्लोरिडा जल संधि है वो मेक्सिको को मेक्सिको को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि जो काफी इंपॉर्टेंट जल संधि है। बास्फोरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेरिंग सागर इंपॉर्टेंट है, बाब अलमंडेल और मलक्का स्ट्रेट। पाक का आप जानना चाहेंगे क्योंकि पाक आपके इंडिया के नीचे ही है। मेगेलन और सुंडा ये बाकी सारी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले सीधा क्वेश्चन इसी से उठता है, मलक्का स्ट्रेट किसको अलग करती है? जावा मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया और भारत को अलग करती है, जबकि ये जावा सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों को कनेक्ट करती है। मेगेलन जो कि दक्षिणी अमेरिका के ही स्थलवर्ती क्षेत्र से मिलाती है किसको? अटलांटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन को। हो गया था याद? अब हम थोड़ा सा मैप पे देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। चलो देखो कहां से शुरू करें। सबसे पहले हम प्रशांत महासागर से शुरू कर दें, पहले अटलांटिक से शुरू कर देते हैं। चलो देखो यहाँ पे अगर हम देखें अटलांटिक महासागर की जल संधि, तो यहाँ आपको पता है लेब्राडोर सागर है, यहाँ आपको पता है ग्रीनलैंड की खाड़ी है। किसी भी जल संधि को बनाने से पहले आपको वहां पे मौजूद जो सीमांत सागर और खाड़ियां हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देखो डेविस स्ट्रेट जो कैसी है? विश्व की सबसे चौड़ी, विश्व की सबसे चौड़ी स्ट्रेट है, सबसे चौड़ी जल संधि है। और ये डेविस जो स्ट्रेट है वो क्या करती है? सबसे चौड़ी है, जो क्या करती है? लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। बेफिन को, बेफिन द्वीप को, डेविस जल संधि किसको जोड़ती है? बेफिन, बेफिन की खाड़ी को, बड़ा लिख देती हूँ, ये बेफिन की खाड़ी को, बेफिन की खाड़ी को ग्रीनलैंड से जोड़ देती है, या फिर आप कह सकते हैं कि अटलांटिक से जोड़ती है। हुआ क्लियर? हाँ सॉरी, लेब्राडोर, लेब्राडोर, लेब्राडोर सागर से।
बेफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को जोड़ने वाली है डेविस स्ट्रेट, जो कि विश्व की चौड़ी जल संधि है। अब देखिए हम हडसन, हडसन की अगर बात करें तो हडसन की खाड़ी को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है, हडसन स्ट्रेट हो गया। नीचे आओ, फिर यहाँ देखो फ्लोरिडा स्ट्रेट, जो हम पढ़ के आए हैं, फ्लोरिडा स्ट्रेट जो क्या करती है, मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी को किससे, अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। युकाटन चैनल, युकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी को किससे जोड़ता है, मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती, कैरेबियन सागर से जोड़, मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से युकाटन चैनल जोड़ता है, और यहां से जोड़ता है जमाइका। तो ये जमैका भी किससे जोड़ता है, मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। हुआ क्लियर? सीधी सी बात है, बेसिन की खाड़ी लैब्राडोर सागर को जोड़ती है, कौन, डेविस जल संधि। फिर आता है हडसन, हडसन की खाड़ी को और अटलांटिक ओशन को जोड़ने वाली है। फिर आ जाता है फ्लोरिडा, जो मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। युकाटन चैनल, जो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है। जमाइका है वो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को ही जोड़ता है। हो गया। फिर पनामा आ जाता है, पनामा जो किसको जोड़ता है, अटलांटिक को पैसिफिक से जोड़ता है, ये तो आपको आता ही। फिर आ जाओ साउथ में, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, मैगेलन जल संधि किसको जोड़ती है, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है, यहां से। हो गया। फिर आ जाओ, हाँ टिएरा डेल फ्यूगो यहां से जोड़ती है अटलांटिक और पैसिफिक। फिर आ जाओ अटलांटिक के पूर्वी तट के सहारे, अटलांटिक के पूर्वी तट के सहारे डोवर स्ट्रेट है, जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। डेनमार्क जल संधि है, जो ग्रीनलैंड सागर को किससे जोड़ती है, ग्रीनलैंड सागर को अटलांटिक से जोड़ती है, डेनमार्क जल संधि। डेनिस और कर्च जल संधि, कर्च जल संधि जो कि यूक्रेन और रूस को अलग करती है, कर्च जल संधि। जबकि काला सागर और मरमरा सागर को अलग करती है, काला सागर मरमरा, काला और मरमरा, काला मरमरा दोनों सागर को अलग करती है। जो फास्फोरस जल संधि होती है, काला और मरमरा, वो पीछे भी हम लिख चुके हैं। हो गया। अब वही मारमोरा को अलग कर प्लस करती है, मारमोरा को जोड़ती है किससे, एजियन सागर से, एजियन सागर से जोड़ती है। वो क्या होती है, डार्डनलीज स्ट्रेट होती है। हो गया। अब अगर हम बात करें मेसिना, मेसिना स्ट्रेट जो इटली और सिसिली, इटली और सिसिली, इटली और सिसिली शॉर्ट में लिख देते हैं इटली, ठीक है, यहां से ये जो द्वीपीय हिस्सा है बीच वाला, दो द्वीपों को अलग कर देती है, भूमध्य सागर के अंदर ही है मेसिनो, इटली और सिसिली, यहां लिख देते हैं। इटली को अलग कर देती है किससे, सिसिली से, इटली को सिसिली से अलग करती है मेसिना। हो गया। फिर हम यहां देखते हैं स्पेन और मोरक्को अलग कर देती है अफ्रीका को किससे, यूरोप से अलग करने वाली है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। हो गया। उत्तरी चैनल, उत्तरी सागर और अटलांटिक ओशन को मिलाता है इंग्लिश चैनल और स्ट्रेट ऑफ बेनिफिशियो। हो गया। अब आगे देखो, स्टेट ऑफ ओरेंटियो, ये सभी भूमध्य सागर के सहारे हैं। फिर अगली और इंपॉर्टेंट आ जाती है यहाँ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, स्टेट ऑफ हार्मुज, यहाँ है फारस की खाड़ी और यहाँ है ओमान की खाड़ी, जबकि यहाँ है लाल सागर और यहाँ है अदन की खाड़ी। लाल सागर और अदन की खाड़ी को बाब अलमंडेव अलग करती है, जबकि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हार्मुज जल संधि जोड़ती है। ठीक है, रेड सी और अदन की सी दोनों को जोड़ती है कौन, बाब अलमंडेव। आगे चलेंगे, पाक जल संधि, पाक जल संधि जो बंगाल की खाड़ी को और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है, कनेक्ट करती है। स्ट्रेट मलक्का जो क्या करती है, जावा सागर को और इंडियन ओशियन को
या बंगाल की खाड़ी कह सकते हैं आप। जावा सागर को बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी और जावा सागर को कनेक्ट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मलक्का स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट जो जावा सागर को और हिंद महासागर को जोड़ती है, जावा को और हिंद को जोड़े वो सुंडा है, जावा को और बंगाल की खाड़ी को जोड़े वो मलक्का है। फिर यहाँ आ रहा है 10 डिग्री चैनल। अब 10 डिग्री चैनल जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उन दोनों को, अंडमान को और निकोबार दोनों को ही अलग करती है 10 डिग्री चैनल। इससे पास होता है पानी, जिसको हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। अच्छा, फिर पहुंच जाते हैं हम प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर की बात करें तो सबसे पहले और ऊपर की स्ट्रेट है बेरिंग स्ट्रेट, जो बेरिंग सागर और चुपची सागर दोनों को कनेक्ट करती है। फिर हम बात कर सकते हैं कि ये आर्कटिक को भी और प्रशांत को, दोनों को ही जोड़ती है। फिर यहाँ आ जाता है जापान। तो जापान के जो द्वीप हैं होकेडो, ठीक है, होकेडो, होन्सु, क्यूसु, होकेडो, होन्सु, सिकोक्यू और क्यूसु, इस तरह से सीरीज है। तो जो सुगारू जल संधि है वो क्या करती है, इस तरफ जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और सबसे पहले वाले द्वीप दोनों को अलग कर देती है, यहां से अलग कर देती है। होकेडो और होन्सु द्वीप दोनों को अलग कर देती है सुगारू जल संधि, और जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ देती है। फिर देखो कोरिया स्ट्रेट, जो कोरिया को जापान सागर से कनेक्ट करती है। फिर ताइवान स्ट्रेट है, जो ताइवान को दक्षिणी चीन सागर से। अब यहां देखें मक्कासर, टोरस, जिसकी हम बात करें तो तिमोर सागर, आराफूरा सागर, तिमोर सागर और आराफूरा सागर दोनों को कनेक्ट करती है टॉरस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया के नीचे जाएंगे, बोस स्ट्रेट है, जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग को, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को तस्मान सागर से जोड़ती है। फिर तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से कुक स्ट्रेट जोड़ती है, जो न्यूजीलैंड को दो बराबर भागों में बांट देती है, उसको दो द्वीपों में विभाजित कर देती है। लगा बढ़िया? कुछ समझ में आया या फिर ऊपर से चला गया? तो कुछ इंपॉर्टेंट है जल संधि, जिसको मेजर जो है, जैसे काला सागर मरमरा सागर को जोड़ने वाली है, उसको हम याद करना ही पड़ेगा आपको। बास्फोरस जल संधि है, जैसे फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करती है, तो उसका नाम है हारमुज जल संधि। और रेड सी और उसके साथ में ही अदन की खाड़ी दोनों को कनेक्ट करती है, उसका बाबा अलमंडेव नाम है। जबकि दक्षिण में मेगेलन स्ट्रेट है। हाँ, एक रह गया ये मोजाम्बिक चैनल। यहाँ देखो हिंद महासागर में ही जो ये मोजाम्बिक चैनल है, वो मेडागास्कर द्वीप को अफ्रीका से अलग करता है, इसको मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। यहां से होकर के ही धारा प्रवाहित होती है, जिसको मोजाम्बिक की धारा भी कहते हैं। अगुलुहास धारा बन जाती है दोनों मिलकर के, यहाँ मेडागास्कर तट के सहारे चलती है, तो मेडागास्कर धारा, और मोजाम्बिक चैनल से होकर बहती है मोजाम्बिक की धारा। दोनों फिर बाद में द्वीप के बाहर निकल जाने के बाद धारा बन जाती है, उसको कहते हैं अगलुहास। अगलुहास धारा संयुक्त रूप से जल मिल जाता है। और अगलुहास बेसिन भाग है अटलांटिक ओशन का, जबकि अगलुहास धारा किसकी है, हिंद महासागर की। ये इंपॉर्टेंट बात है याद करने वाली। तो यहां तक याद हो गया? चलो कोई नहीं, हम इसको दोबारा से भी कर लेंगे एक शॉर्ट उसमें। बाकी इंपॉर्टेंट वाली जो संधियां हैं वो आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। फूनाफूटी एक है, कोई नहीं, जब याद रहता है तो वो एक आ ही जाता है। फूनाफूटी क्या है? आंसर ही साथ में लिपट करके आ रहा था शब्दों के। क्या है?
फूनाफुटी, फूनाफुटी क्या है? समतल शिखर अंत सागरीय पर्वत है, महासागरीय महाद्वीपीय ढाल पर गहरी संकीर्ण घाटी है, या फिर प्रशांत महासागर में गोलाकार प्रवाल द्वीप है, या एक द्वीप में ज्वालामुखी शंकु है। फूनाफुटी क्या है? ज्वालामुखी का फूटना ही फूनाफुटी है क्या? या फिर समतल शिखर पर कोई सागरीय पर्वत का बन जाना फूनाफुटी है? क्या आंसर रहेगा? फूनाफुटी एक एटोल है, एटोल है, प्रवाल द्वीप है प्रशांत महासागर में। फूनाफुटी एटोल है, प्रशांत महासागर में बहुत सारी एटोल पाई जाती हैं, बहुत सारे प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण है फूनाफुटी एटोल। ओके, समतल शिखर अंत सागरीय पर्वत जिसको हम बुयोट कहते हैं, बुयोट कहते हैं, हमें पता है। महाद्वीपीय ढाल पर गहरी संकीर्ण घाटियां होती हैं जिसको क्या कहा जाता है? कैनियन कहा जाता है, या आई शेप वैली कहा जाता है। एक द्वीप में ज्वालामुखी शंकु बनने वो बहुत सारे शंकु बन सकते हैं, वो आपको पता ही है। प्रशांत महासागर में गोलाकार प्रवाल द्वीप को एटोल कहते हैं। प्रशांत महासागर में बहुत सारे द्वीप हैं जो प्रवाल से निर्मित हैं। स्थान है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, दक्षिणी प्रशांत में स्थित है। तुवालू देश की राजधानी है, तुवालू देश की राजधानी है जिसको फूनाफुटी बोलते हैं। अटोल वलयाकार प्रवाल द्वीप है। फूनाफुटी में एक बड़ा लेगून होता है जो प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ होता है। ये द्वीप समुद्र की सतह के पास एक संकरे वृत्ताकार प्रवाल संरचना के रूप में मौजूद होता है। हुआ? तो तुवालू देश की राजधानी है फूनाफुटी। क्लियर? इसके अलावा बहुत सारी प्रवाल भित्तियां हैं वो पाई जाती हैं प्रशांत महासागर में। क्या क्या नाम है उनका? फूनाफुटी, बिकनी, तुबतुहा एटोल पाई जाती हैं। समय आने पर वो भी याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। न्यू फाउंडलैंड के निकट नौ वहन के लिए नेविगेशन के लिए, न्यू फाउंडलैंड के पास में नेविगेशन के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? भाई आपको ये बताना है कि न्यू फाउंडलैंड तट है, कहाँ है न्यू फाउंडलैंड तट? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट जहां पर गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धारा दोनों मिलती हैं, उस क्षेत्र की बात कर रहा है कि न्यू फाउंडलैंड तट के पास नो वैन के नेविगेशन। देखो, समुद्री रास्तों से परिवहन करना में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसका कारण क्या है? उष्ण व ठंडी धाराओं के मिलने से कोहरे की स्थिति बनना, नीचे से ठंडे जल का सतह पर प्रकट होना, या उच्च अक्षांशों की ठंडी धाराओं में प्लावक पाया जाना, या निम्न अक्षांशों की ओर से ठंडी धाराओं द्वारा प्लावी हिमशैल का पाया जाना। तो देखो, सही और गलत की अगर हम बात करें, सबसे पहले गलत वाला ऑप्शन हटाएंगे। तो निम्न अक्षांशों की ओर ठंडी धाराओं का, निम्न अक्षांशों की ओर ठंडी धाराओं का प्लाई हिमशैल का लाना, तो निम्न अक्षांशों की ओर से तो गर्म धाराएं जाती हैं, ठंडी नहीं जाती हैं। दूसरा कह रहा है ऑप्शन, उच्च अक्षांशों से ठंडी धाराओं का प्लावक लाया जाना, ये बात सही है। इससे आइसबर्ग भी आते हैं कि प्लावी हिमशैल आते हैं, वहां से बर्फ के टुकड़े बड़े बड़े आते हैं, और उनके कारण से फिर स्थिति कैसी बनती है कि वहां के जहाज हैं उनको टकराव मिलता है। लेकिन इससे भी सॉलिड कारण हमें मिल सकता है, तो इसको हम अभी पेंडिंग में रखेंगे। नीचे से ठंडे जल का सतह पर प्रकट होना, तो नीचे से ठंडे जल की सतह पर उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ पर ठंडा जल है, ऑफ कोर्स यहाँ पे ठंडा जल है, बट वो किससे है? ग्रीनलैंड और लेब्राडोर। ये लेब्राडोर और ये ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड धारा और इधर से लेब्राडोर धारा दोनों आती है, जो कैसी है? ठंडी है। और नीचे से कौन सी जाती है? गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। अब जब ये मिलती है तो न्यू फाउंडलैंड तट के सहारे क्या होता है? गर्म और ठंडी दोनों धाराएं मिल जाती हैं, तो कोहरा उत्पन्न होता है। और इस कोहरे के कारण से यहाँ पर नौ परिवहन है वो संकट में आ जाता है। कोहरे की स्थिति बन जाती है। इसके साथ में एक और भी महत्वपूर्ण घटना जुड़ी है। यहाँ तक का समझ में आया कि इसका ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन ए, इसका आंसर रहेगा उष्ण में ठंडी धाराओं के मिलने के कारण से
कोहरे की स्थिति बन जाती है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है और फिर वहां परिवहन है वो ज्यादा सुलभ नहीं होता है। अब देखो गल्फ स्ट्रीम, गुल्फ स्ट्रीम नहीं गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या कहती है? उष्ण समुद्री धारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से आती है। यस आती है। ऊपर से लेब्राडोर की धारा आती है, लेब्राडोर सागर से, बिल्कुल नो डाउट आती है। ठंडी समुद्री धारा है जो आर्कटिक से दक्षिण की ओर बहती है, बर्फ के पिघलने के कारण से बहती है। जब ये दोनों धाराएं न्यूफाउंडलैंड तट के पास मिलती हैं तो तापमान में तीव्र अंतर के कारण से घना कोहरा निर्मित होता है और परिणाम स्वरूप वहां पे नौका वहन बाधित हो जाता है। जो मैंने आपको बताई सेम बात है। अब देखो यहाँ स्थिति को अगर अच्छे से देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, गल्फ स्ट्रीम जाती है, खाड़ी की धारा है, खाड़ी की धारा किसको कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम को कहते हैं। यूरोप का कंबल किसको कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम को कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम एक संकीर्ण पथ में चलती है, यस, और ऊपर की ओर बढ़ती है। ऊपर से आती है लेब्राडोर, लेब्राडोर धारा, और नीचे से जाती है गल्फ स्ट्रीम। अब इस स्थिति में ये न्यू फाउंडलैंड तट है और न्यू फाउंडलैंड तट के पास में, इस कोस्ट के पास में गल्फ स्ट्रीम गर्म इधर निकल जाती है और ठंडी वाली है वो नीचे की ओर प्रवाहित होती है। तो बीच में ये जो जोन बना है, ये जो जोन बना था, इसमें दोनों ही पानी मिक्स नहीं हो पाते, तो इस कारण से एक ठंडे और गर्म पानी के बीच में एक हार्ड दीवार नुमा संरचना बन जाती है। ठीक है, वो पानी ऐसा है, ना तो वो गर्म है, ना ठंडा है, ना चलायमान है, इनके बीच में एक दीवार नुमा संरचना बन जाती है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? शीत दीवार परिघटना कहते हैं। शीत दीवार परिघटना। अब ये शीत दीवार परिघटना का क्या मतलब है? जहां खाड़ी की धारा, जहां पर लेब्राडोर की धारा दोनों मिलती है तो आपस में वो मिलती नहीं है, इस कारण से इन दोनों के बीच में एक इस प्रकार से शीतल दीवार की घटना बन जाती है, जिसको हम कोल्ड वॉल परिघटना कहते हैं। कोल्ड वॉल फिनोमिना कहते हैं। कोल्ड वॉल फिनोमिना कहते हैं। हो गया। तो गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर के कारण से ऐसा होता है। गर्म हवा को हमने रेड से दिखाया और ठंडी को ब्लू से दिखा रखा है। अगला पढ़ लो, लिगुरियन सागर किसका सीमांत सागर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिगुरियन सागर किसका सीमांत सागर है? सीमांत सागर का मतलब ये है कि एक बड़े महासागरीय क्षेत्र के आसपास में ही कोई एक ऐसा छोटा सागर जो स्थल की सीमा के साथ में लगता हुआ हो, इसकी थोड़ी बहुत विशेषताएं हैं वो थोड़ा अलग हो, इसलिए हम उसको सीमांत सागर या खाड़ी कहते हैं। वरना तो नीड ही नहीं है, बड़े महासागर का नाम है ही। लिगुरियन सागर किसका सीमांत सागर है? मार्जिनल सी है, ऑप्शन ए सीधा अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर है। अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर है, मार्जिनल सी है, जो मध्य भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी का हिस्सा है। स्थान कहाँ है? उत्तरी इटली और क्रोशिया द्वीप फ्रांस के बीच में स्थित है। क्रोशिया द्वीप और इटली के पास में है। इसके उत्तर में लिगुरियन क्षेत्र पाया जाता है। लिगुरियन कोस्ट ऑफ इटली है, जिसको हम लिगुरियन सागर के नाम से जानते हैं। संबंध किस महासागर से है? तो भूमध्य सागर से है। भूमध्य सागर का अटलांटिक से है, इसलिए हमने अटलांटिक महासागर का नाम दिया। अटलांटिक महासागर का सीमांत जल का निकाय है लिगुरियन सागर को अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर कहा जाता है। ठीक है, यहां देख सकते हो आप भूमध्य सागर में इटली, सिसिली, ये लिगुरियन सागर, ये है लिगुरियन सागर। गल्फ ऑफ लॉइन, बेलरिस सागर, ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट मेडिटेरियन सी। कर ले क्या ये क्वेश्चन भी? जापान की सुगारू जल संधि किन द्वीपों को एक दूसरे से पृथक करती है? जापान की कौन सी जल संधि है जो सुगारू
जो सुगारू जल संधि जो द्वीपों को अलग करती है, सुगारू जल संधि होक्काइडो और होन्शु दोनों को अलग करती है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला आ जाता है होन्शु और शिकोक्यू द्वीप को भी कुछ अलग करता होगा, क्योंकि यहाँ पर द्वीप हैं बड़े बड़े और इन बड़े बड़े द्वीपों को अलग करने वाला सिस्टम बना हुआ है। तो देखो सबसे पहले होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू और फिर आता है क्यूशु। ठीक है, तो सबसे पहले वाली है वो सुगारू जल संधि है जो होक्काइडो और होन्शु दोनों द्वीपों को अलग करती है। जबकि इसके बाद अगर हम बात करते चले, मैप है क्या? ठीक है, मैप पे पढ़ लेंगे। यहां से देखो, सुगारू जल संधि है जो जापान के दो द्वीपों को होक्काइडो और होन्शु दोनों को अलग करती है। एक संकरी जलधारा है, संकरी जलधारा है जापान में सुगारू क्यों कैकियो कहा जाता है इसको, जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ, पीछे ही क्वेश्चन आया था उसमें हमने डिस्कस किया था। अब देखो क्यूसु, होन्शु और शिकोक्यू को कौन अलग करता है। अब आता है दूसरा मुद्दा। सबसे पहले तो देखो होक्काइडो और होन्शु, अब ये होक्काइडो था, फिर होन्शु था, फिर होन्शु को शिकोक्यू से अलग कौन करता है, ये है क्वेश्चन। तो इंग्लैंड सागर, सॉरी इनलैंड सागर, इंग्लैंड नहीं इनलैंड सागर, इनलैंड सागर, सेटो इनलैंड सी, आकाशी जल डमरू मध्य इसको अलग कर देता है। फिर देखो क्यूसु और शिकोक्यू को कौन अलग करता है। अब ये देखो क्यूसु है और इस क्यूसु को शिकोक्यू से अलग कौन करता है, शिकोक्यू से अलग कौन करता है। तो इनके बीच में बुंगो जल डमरू मध्य है, क्या कहते हैं। फिर आगे आता है क्यूसु और सुसीमा के बीच में सुसीमा जल डमरू मध्य है। थोड़ा कष्ट तो करना ही पड़ेगा। इनलैंड, यहाँ देखो सबसे पहले वाला तो याद हो गया होगा। सबसे पहला देखो सी ऑफ जापान, जापान सागर है, यहीं पर काली धारा सुसीमा धारा बहती है, तो सुसीमा जल संधि होगी, जाहिर सी बात है, इतना याद हो गया। अब पहली जल संधि देखो, यहाँ के जापान के द्वीप देखो, पहले होक्काइडो, होक्काइडो जो कि सबसे उत्तरी द्वीप है और उत्तर का द्वीप है होक्काइडो और इसके दक्षिण में द्वीप है होन्शु। तो होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप को अलग करने वाली जल संधि का नाम है सुगारू जल संधि। हो गया सुगारू जल संधि, होक्काइडो और होन्शु। पहले इसके द्वीप ही याद करो, होक्काइडो, फिर दूसरे नंबर पे है होन्शु। जबकि होन्शु द्वीप सबसे बड़ा जापान का सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल में होन्शु। होन्शु के बाद आता है, क्रम में ही नीचे चलेंगे, शिकोकू, शिकोक्यू, शिकोकू और फिर आ जाता है क्यूसु, क्यूसु हुआ। अब इन चारों को अलग करने के लिए अगर हम देखें तो होक्काइडो और होन्शु को अलग करेगा सुगारू जल संधि। ठीक है, सुगारू जल संधि इनको दोनों को अलग कर देगा। फिर बात करते हैं होन्शु और शिकोक्यू को, तो होन्शु और शिकोक्यू को अलग करता है सिटो इनलैंड। यहां देखो होन्शु और शिकोक्यू को अलग कर देगा इनलैंड, क्या बोलेंगे, इनलैंड, इनलैंड होन्शु और शिकोक्यू को अलग करता है। फिर बात करते हैं क्यूसु और शिकोक्यू की, क्यूसु और शिकोक्यू की ये वाली जल संधि होगी जो किसको किससे अलग करती है, बुंगो, बुंगो, ये बुंगो जल डमरू मध्य है, बुंगो जल डमरू मध्य जो क्यूसु को शिकोक्यू से अलग करती है, ये शिकोक्यू को क्यूसु से अलग करती है। बात वही है कि जापान सागर को जोड़ती है किससे, प्रशांत महासागर से जोड़ती है, बुंगो जल डमरू मध्य है। पहला कौन सा है, सुगारू जल संधि,
ठीक है। फिर एक और होती है सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि जो क्यूसू और सुसीमा को अलग करती है। सुसीमा सबसे पहले होकेडो को होन्सू से अलग करती है सुगारू, फिर होन्सू को क्यूसू से अलग करती है, वो इनलैंड है। जब क्यूसू को सिकोक्यू से अलग करती है, वो सिकोक्यू है। अब यहाँ पे डाउट ये है कि होन्सू डायरेक्ट कनेक्टेड है क्यूसू से, इसलिए हम ये क्रम भी देख सकते हैं, ये वाला क्रम, क्योंकि हमने स्ट्रेट को ऐसे बनाया है। जबकि अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले होकेडो, होन्सू, सिकोक्यू और क्यूसू आएगा। जब हम बात करते हैं होन्सू को अलग करने की क्यूसू से, तो इनलैंड स्ट्रेट काम करती है। और ये सुसीमा जो क्या करती है, सुसीमा द्वीप को अलग करती है किससे, होन्सू से। हो गया। फिर देखो कोरिया स्टेट, जो कोरिया स्टेट कोरिया को जापान से अलग कर देती, सुसीमा वाले भाग से। हो गया। ये व्लादिवोस्टॉक है रूस का, कोरिया चाइना, हो गया जापान का। फिर से रिवाइज कर सकते हो, होकेडो, होन्सू, क्यूसू, होकेडो, होन्सू, सिकोक्यू, क्यूसू सीरीज है ऐसे। होकेडो, होन्सू, ये लो होकेडो, फिर आ जाता है होन्सू, फिर आता है सिकोकू, सिकोकू लास्ट में आता है, और फिर क्यूसू। क्रम देखेंगे होकेडो, होन्सू, सिकोक्यू और क्यूसू आएगा। जबकि हम बात करेंगे अगर स्ट्रेट की, तो यहाँ सबसे पहले आएगी सुगारू जल संधि, फिर आएगी इनलैंड 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 जल संधि, फिर आएगी बुंगो जल डमरू जो सिकोकू और क्यूसू दोनों को अलग करती है, बुंगो बुंगो जल डमरू। फिर बच गए ये एक सिकोक्यू जो वो सुसीमा, हाँ सुसीमा द्वीप को होन्सू द्वीप से अलग करती है, ये इस तरह से बन जाएगी। सबसे बड़ा द्वीप होन्सू द्वीप, सबसे ऊपर वाली जल संधि सुगारू जल संधि, सबसे दक्षिण वाली जल संधि तो बुंगो जल संधि। बड़े द्वीप को और लास्ट वाले से क्यूसू से मिलाएगी, होन्सू को क्यूसू से अलग करेगी, तो उसका नाम है, क्या नाम है, इनलैंड जल डमरू। इस तरह से था। तो नेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं वो हम आगे की क्लासेस में करेंगे। फिलहाल ये है क्लास का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। और मुझे उम्मीद है कि आज के क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि हमने एक एक मैपिंग के साथ में देखा है। मेनली तो ये स्ट्रेट वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिहाज से, और इससे सीधे क्वेश्चन आते भी हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और हमारे ज्योग्राफी के एग्जाम्स में भी ये काफी मात्रा में इनके क्वेश्चंस हैं वो सीधे सीधे उठते हैं। तो इसी के साथ फिलहाल ये है क्लास का एंड, हम मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। थैंक यू।